नमस्कार। आज गुरुवार और हमारी मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। गत गुरुवार को हमने शैलेंद्र जी की बात और उनके गाने सबने एंजॉय किए थे, उसका लुत्फ उठाया था। सबको बड़ा अच्छा लगा था कि ऐसा भी कोई डिस्कशन होता है जिसमें गाने भी होते हैं। तो मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी में वो गुरुवार को एक प्रपोजल भी आया कि हम सब जाए और पूरा एक करें, ट्रिप करें बाहर जाके और गाना गाए और सब पिकनिक करें। तो देखते हैं, हमारे मंसूरी साहब को हमने प्रस्ताव दिया था कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए और सब साथ में जाएंगे, बाहर खाना साथ में लेके जाएंगे और पिकनिक करेंगे और गाना गाएंगे। पर आज बहुत सारे सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट के बारे में रखे डिस्कशन, वो काफ़ी सवाल था हमारे सामने। और मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी काफ़ी दिनों से बाहर गाँव थे, तो वो आने वाले थे। तो हमने सोचा कि पूरा करंट सिचुएशन दुनिया का और देश का और राज्य का पूरा बताने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया था। और आज माइक मैंने हाथ में इसलिए लिया है कि ये आज का दिन हमारे विघ्नहर्ता का विसर्जन का दिन है। हो सकता है कि और भी काफ़ी आवाज़ जुलूसों के आ सकते हैं, तो हमारा आवाज़ ठीक से सुना जाए, इसके लिए माइक हाथ में लिया है। और दूसरा एक रिक्वेस्ट है सबको कि अभी आप अभी देखते हैं फेसबुक को डीएन रख के पेज पे, अभी नेक्स्ट टाइम से आप देख सकते हैं MSD गुजरात फेसबुक आईडी पे भी। तो MSD गुजरात फेसबुक जो आईडी है उसमें भी आप देख सकते हैं और उसको धीरे धीरे हम पॉपुलर करेंगे। उसकी वजह ये है कि द्वारिकानाथ जी जब आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है फेसबुक को पेज को खोलना और उसका पासवर्ड और OTP का ये करना। कभी कभी सिग्नल के भी प्रॉब्लम होते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप MSD गुजरात के फेसबुक आईडी पे भी आप देख सकते हैं इसको लाइव। अभी भी ये गुरुवार से शुरू होगा और डीएन रख के पेज से भी देख पाओगे। अभी मैं द्वारिकानाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ करंट सिचुएशन के बारे में हमें सबके साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी अपना गुरुवार मीटिंग में सबको स्वागत है। आज मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है और वो भी सांप्रत के बारे में। और सांप्रत तो जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, जैसे कोई एंड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि G20 के बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलेगा मतलब कुछ शांत पड़ेगा, लेकिन एक के बाद एक कुछ बनते ही रहता है। और वुमेन रिजर्वेशन बिल, कनाडा के बारे में, और भी जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया मैंने आपको, कनाडा के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में, सब इतने बदल रहा है कि हर चीज़ को एड्रेस करना, इसको अटेंड करना, एजुकेशन को लेकर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी लगता है कि हर रोज़ हमको मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। मैं बहुत पहले जो गौतम भाई जब थे बोला था कि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, गौतम भाई हम एक जगह ले लेते हैं ताकि हर सवेरे हम सब शाम को मिलेंगे सब लोग और हम लोग बातचीत करते रहेंगे। 1-2 घंटा बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी। लेकिन ये सब चीज़ हुआ भी नहीं। गौतम भाई भी चले गए, काफ़ी लोग भी चले गए। बस एक छोटी सी जगह पर हमारी ये चालू रहता है। आज 28 सितंबर है। जयेश भाई बोलेंगे आज भगत सिंह पैदा हुए थे या कल पैदा हुए थे? आज 28 सितंबर भगत सिंह का पैदाइश का दिन है। उन्होंने पैदा हुए थे आज। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। नाम बोलते एक लोग खड़े हो जाते हैं, जुस्सा पैदा हो जाता है। जैसा लगता है कि हमारे जवानी याद आ जाती है, कॉलेज डेज, स्कूल डेज याद आ जाती है। भगत सिंह आप लोगों ने लास्ट टाइम के प्रोग्राम में, शैलेंद्र के प्रोग्राम में गाना गाए, परफॉर्मेंस किए, मैं कुछ देख पाया था, पूरा इंटरनेट पे हम देख नहीं पाया। लेकिन भगत सिंह का दिन में तो वो दिन को याद आएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के गाने, सर्व पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है
देखना जोर कितना देखना है जोर कितना बाजू एक हाथी बाजू ये राम प्रसाद बिस्मिल ने गाना गाया था, जो भगत सिंह का फेवरेट गाना था। तो आज वो दिन है, आज 28 सितंबर। 28 सितंबर से पीछे जाए हम, 31 को भगत सिंह का फांसी लगी हुई थी। 31 के बाद नेताजी आते हैं, उसके बाद आज़ादी 1942 का मूवमेंट होता है, फिर आज़ादी मिलती है। तो ये एक बड़ा बिल्कुल एक फलक जो है, एक फलक हमको याद आता है। राजा राम मोहन राय इसी दिनों, इन दिनों में राजा राम मोहन के दिन भी गए, इन दिनों में विद्यासागर के दिन भी गए, विद्यासागर का भी दिन भी गए। तो ये राजा राम मोहन राय जो थे कि इंग्लिश एजुकेशन को चालू करना, और दूसरी बात था कि सतीदाह प्रथा को बंद करने के लिए वो बाहर चले गए, और पोस्टर में उनका ध्यान दिया सतीदाह प्रथा को बंद करने के लिए। आज उसके जगह में रिजर्वेशन को लेकर पॉलिटिक्स चल रहा है। 33% रिजर्वेशन आज करना है, कल करना है, और कुछ साल के बाद करना है। कि पॉलिटिक्स करने मज़ा आता है, और एयरपोर्ट में बधाई देने के लिए महिलाएं भी वहाँ चली जाती हैं। उनको शायद पता ही नहीं कि वो सतीदाह प्रथा के बारे में उनको मालूम ही नहीं होगा। उसके बाद आपने विद्यासागर दिन भी था, 2 दिन पहले ही था, अभी एकदम बिल्कुल सड़क चल रहा है। विद्यासागर दिन था, उन्होंने विधवा विवाह का प्रथा चालू करने के लिए उन्होंने भी एक रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की थी। रजिस्ट्रेशन करना और उसको अमल करने में 2 फर्क होता है। रजिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल विल होता है, स्टेट का एक पावर होता है। अमल करने के लिए सांस्कृतिक आंदोलन का, एक सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, इसकी जरूरत होती है। लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन ये चलाना पड़ा, लेकिन ये जितनी जोर से चलना चाहिए था वो चल नहीं पाया। तो वीमेन का इशू भी था, और समाज में अगर कुछ भी परिवर्तन करना है, वीमेन का इशू बड़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि समाज की नारी की पोजीशन जो है, वो पोजीशन ही यार्डस्टिक है। समाज कितना सभ्य है, कितना असभ्य है, कितना सिविलिटी है, इसकी एक यार्डस्टिक ही एक नारी की पोजीशन, स्टेटस ऑफ वुमन से पता चलता है। नारी की मूल्य क्या है, उसे कीमत क्या है, मतलब भाव मोल की बात नहीं है, उसे सम्मान कितना है। तो ये शुरुआत किया था राजा राम मोहन राय ने, विद्यासागर ने। उसके बाद हमारे सारे बहुत सारे समाज सुधारक जो आए, इसमें नर्मद हमारे यहाँ आए, कृष्णदास मुंशी इधर आए, बाद में और भी काफ़ी लोग सारा देश में अगर आए, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग आए, इतने सारे लोग आए जो नारी को समस्या को लेकर ही सामाजिक आंदोलन करने की कोशिश की। और साहित्य के कलम से शरद चटर्जी, उनका भी दिन गया, प्रेमचंद वगैरह जो आए थे, सुब्रमण्यम भारती वगैरह भी जो हैं, सारे साहित्यिक जो हैं वो नारियों की समस्याओं को लेकर उन्होंने मूल्यबोध की बात की। तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था ब्रिटिशों का, राजा राम मोहन ने शुरू किया, विद्यासागर ने शुरुआत की। फिर बाद में इसको लेकर साहित्य की जगत में शरद बाबू, प्रेमचंद वगैरह जो हैं, इसको साहित्य की जगत इसको प्रकाशित करने की कोशिश की, दर्द के माध्यम से ये सामाजिक आंदोलन पैदा करने की कोशिश की। ऐसे ऐसे सतीदाह प्रथा बंद नहीं हो गया। आपको याद है सती कन्वर की बात, आपको मालूम होगा। कुछ साल पहले में 82-83 की बात होगी शायद, 86 राजस्थान में। तो यही लोग आज पावर में ही हैं। आज वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, नारी की संवेदना की बात करते हैं, तलवार लेके खड़े होकर सती का रानी वो उनकी जला के मारा गया था। ये सभ्य भारत में हुआ था। ये आज यही लोग पावर में, जैसे नारी दर्दी हैं, वही नारी का दर्दी हैं, वही बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का नारियों को लेकर 2 तरफ से, नारी क्या है, नारी का रूप जो है, दुर्गा है, सरस्वती भी है, काली भी है, और भी क्या क्या है, कंज्यूमरिज्म भी है, स्पा में काम भी करती है, उसमें मारा भी होता है, आज रेपिंग भी होता है, बच्ची के रेप भी होता है, बुढ़ियों के रेपिंग भी होता है। कोई सम्मान करके चीज़ अभी है नहीं, और ये होने वाला भी दिखता भी नहीं है। तो लेकिन नारियों को लेकर एक पॉलिटिक्स जो होने का है, 33% रिजर्वेशन की बात करते हुए एक वोट पॉलिटिक्स, और वो भी इतना बिल्कुल क्या कहते हैं, इतना हल्का है कि इस बार का नहीं, वो आने वाले दिनों का, 5 साल के बाद, और वो होगा तब देखा जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं, कांग्रेस चाहते हैं, बड़े बड़े पार्टी जो पार्टी में पावर में है, जो पार्टी चाहते हैं, वो अपना 33% कैंडिडेट दे ही सकते हैं अगर चाहे तो। उनको कौन रोकता है? कोई रोका नहीं, रोक सकता हम, कोई रोक नहीं सकता है। अभी मान लीजिए अपर हाउस में ओनली 15% वीमेन रिप्रेजेंटेशंस हैं, और जबकि स्टेट असेंबलीज में 10% ही है, 15% अपर हाउस में और
10% स्टेट असेंबलीज में, और पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहेंगे तो ये 33% कर ही सकते हैं। इसको खेल करना नहीं पड़ता है, और वो भी हाफ हार्टेडली करना, ताकि वुमेन रिजर्वेशन बिल सेंट्रल स्टेशन बुला करके इतना बड़ा खेल करने की जरूरत भी था नहीं कि बहुत बड़ी कुछ हो जाने वाला है। तो बहुत कुछ हो जाने वाले में वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, लगा कि कुछ होने वाला है, नहीं ये भी नहीं, वो 2029 में होगा। 29 ना, ठीक तो कह रहा हूँ? नॉट श्योर, हैं? नॉट श्योर, 29, 34 जो भी हो सकता है। तो ये होने की बात चल रही है। तो ये जो बात हम बात करें भगत सिंह की, आज जो जन्म दिन में बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ये जो हम जो बात करते हैं इसमें, तो राजा राममोहन की बात मैंने बताया, विद्यासागर की बात मैंने बताया। राजा राममोहन में विद्यासागर, नर्मद, कृष्णदास मूलजी, इनको बात करते करते जब हम आ रहे हैं भगत सिंह की तरफ आते हैं, भगत सिंह की तरफ आने से पहले कितनी हमारे 1857 भी यहाँ हो गया, 1857 भी हो गया, 1715 बैटल ऑफ पलासी भी हो गया। तब तो भारत एक देश तो था नहीं, भारत एक देश है, राज्यों के लिए नेशन वो नहीं था। ये तो देश की बात आता है, भारत के देश की बात आता है। जो मानचित्र आप देखते हैं अफगानिस्तान से लेकर माना अफगानिस्तान से बर्मा तक देखते हैं, वो भारत वर्ष जो कहते हैं, इवन वो मैप भी तो सर RSS के हेडक्वार्टर में भी है, उनकी भारतवर्ष वही है, अफगानिस्तान से बर्मा तक भी है। तो ये तो नेशन के कॉन्सेप्ट हमारे देश में था नहीं, ये फ्यूडल फेडरेटिव में फ्यूडल स्टेट्स वगैरह था। सबसे बड़ा जो एक इंडिया का जो इंडिया कहने से मुश्किल है, भारत इंडिया कहना मुश्किल है, तो हम कांग्रेस का प्रचार करेंगे ऐसा लगेगा आपको। तो ये जो भारत कहते हैं, वो अशोक का टाइम पे एक बहुत बड़ा भूखंड में उनका सत्ता था, उसके बाद में आया औरंगजेब का आया, बहुत बड़ा सत्ता में उनका भूखंड था। उसके पहले इतना बड़ा सत्ता किसके पास था नहीं, लेकिन वो नेशन नहीं था। नेशन आया जबकि औद्योगिक क्रांति हुआ, जबकि कैपिटलिज्म जो आया, मर्केंटलिज्म से कैपिटलिज्म जो आया, फिर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जब आया, तब एक प्रकार का सत्ता नेशन आया। और ये नेशन जो आने के बाद 1857 के बाद 1757 के बाद 100 साल के बाद 1857 ये ट्रांजिशन के बाद एक इंडियन नेशन का स्टेट का इमर्ज हो रहा है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके बाद ही पैदा होता है। आज़ादी लड़ाई जो जिस ढंग से आज बात करते हैं, आज़ादी का अमृतोत्सव की बात करते हैं, एक इल्यूजन है। तो आज अमृतोत्सव के बारे में बराबर बात होना चाहिए, मुझे लगता है बराबर इसने क्या किया, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे पेश लेकर ये अमृतोत्सव की पालन हम करें, देखना पड़ेगा हमको। तो ये कांग्रेस बनी, कांग्रेस का डिफरेंट फेज गए, नरम दल, गरम दल, वो भी चला। बाद में खुदीराम वगैरह भी फांसी पर चढ़े, गाना भी गाए, कि गाना खुदीराम भी गाना गाते हैं, एक माँ मुझे एक बार विदाई दे दे, मुझे जो फांसी पर चढ़ूंगा मैं, सारा दुनिया मुझे देखेगा। बंगला में वो मुकुंद दास ने गाना गाया, हंसी हंसी पढ़ो फांसी देखिए भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ फिरे हंसी। तो आज़ादी का लिए ये जो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाना, ये शहादत का ये करना, ये गौरव की बात है। लोग फांसी चढ़ के दिखाना है, मैं दिखाऊंगा फांसी कैसे चढ़ते हैं, भारत को पता चलेगा। ये अभी डर जो हमारा मन में बैठा हुआ है, आज की स्थिति पर हम खोल के नहीं बोल सकते हैं, हम सही भी नहीं कर सकते हैं। तो उस जमाने में फांसी पर चढ़ के देखूंगा, माँ बाप का आंसू बहते हुए भी घर का चिराग और रोशनी बुझ भी जाएगा, लेकिन देश के लिए मैं फांसी पर चढ़ के दिखाऊंगा, ताकि देश के लोग देखेंगे कि हम फांसी पर चढ़ सकते हैं, आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं। ये सिखाने के लिए हंसी हंसी पढ़ो फांसी देखिए भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ फिरे हंसी, ये सब था। चुफेकर बंधु तीन भाई, एक माँ बाप के तीन लड़के एक साथ जाते हैं और फांसी पर चढ़ जाते हैं तिलक की प्रयोजना पर। बलबन फड़के वो उनको पूरा फांसी दे दिया जाता है, उनको पकड़ के अफ्रीका का सहारा डेजर्ट में उनको मार दिया जाता है। तो कितने लोगों का 1857 की बात मैं नहीं करता हूँ, मंगल पांडे की बात मैं नहीं करता हूँ, टीपू जमाने की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन बाद में जब ये 57 के बाद जो विक्टोरिया का जो शासन आने के बाद इंडिया जो बोला गया, इंडिया जो इंडिया का नाम था, शायद ये अलेक्जेंडर आने के बाद इसको इंडिया का नाम दिया गया था, इंडस के नाम दिया गया था इंडिया, तो उसी के नाम से ये हुआ। तो ये जो इंडिया जब आया, तो ये जो बात में इसको ये आने के बाद फिर बंगभंग आंदोलन भी हुआ 1905 में। वो देखिए इसमें कैसे हुआ, ब्रिटिश लोगों ने एक सेंसस चालू किया, आपको याद होगा, जो सेंसस अभी चालू होने की बात हो रही है, चालू हमारा सेंसस है। जो ये सेंसस जो था, वो सेंसस उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कौन कहाँ है, कौन से कितने जात पात का धर्म का आदमी है, क्या है,
कैसे चलाना है, किसको कान पकड़ना है, किसका नाक पकड़ना है, किस पर लाठी मारना है, किसको पैरों में जूता पहनाना है, ये जो चलने सेंसस उन्होंने चालू किया था। उसी सेंसस से पता चला कि बंगाल जो इतना बड़ा टर्मोइलिंग हो रहा है, अरविंद घोष जो उधर थे वहाँ, तो उसी समय पर जो था सिस्टर निवेदिता वगैरह जो थे, राजेंद्र घोष वगैरह जो थे, तो वहाँ भंग कर दो, हिंदू बंगाल और हिंदू मुसलमान बंगाल दोनों को डिवाइड कर दो, भंग कर दो। उन्होंने पहले प्रयोग करने की कोशिश की थी। वो सेंसस के आधार पर पता चला या मुसलमान ज़्यादा हैं या हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन ये हो नहीं पाया। बंग आंदोलन के खिलाफ में तिलक से लेकर सारा भारत में, उसी समय के भारत में एक प्रकार का इसका विरोध में आवाज़ उठी, तो बंग आंदोलन नहीं हो पाया। लेकिन उनके जो डिजाइन जो था, सेंसस के माध्यम से डिजाइनिंग जो था, वो डिजाइनिंग चालू रहा। वो डिजाइनिंग एक बात आपको मैं बताऊंगा मैं आपको, उन्होंने कास्ट सेंसस भी चालू किया था 1932, 1942, 42 लास्ट ब्रिटिश सेंसस जो था, उन्होंने कास्ट सेंसस चालू किया था। उन्होंने कास्ट सेंसस जो था उनमें ब्राह्मण और जो उच्च वर्ण जो थे उनकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया। जो हिंदू जो था, इसमें हिंदुओं की जो पोजीशन, ब्राह्मणवाद जो हम कहते हैं, जो ब्राह्मणवाद है, बाकी जो हायर कास्ट के श्रीवास्तव है, पटनायक है, महांती है, शाह है, बनिया है, जो है बड़ा बनकर चले, तो ये सब जो है उनकी पोजीशन बरकरार रहा। लेकिन बाद में गांव में घूम के जो सेंसस होता था, उनके साथ जो ब्राह्मण था, वो त्रिवेदी हो, द्विवेदी हो, पंड्या हो, दवे हो, मिश्रा हो, जो भी था, वो कौन सा आदमी लिख डालो। डाटा एंट्री है ना, डाटा एंट्री, उस जमाने का डाटा एंट्री, वो डाटा एंट्री होता था, उसको वहाँ डाल दो, उसको धोबी बना दो, चमार बना दो, चंडाल बना दो। बस यही जो सेंसस जो हुआ 32 और 42 में अब देखेंगे आप, तो ये एक स्टडी करने वाली बात है। 32 में सेंसस में जो आदमी जो इस कास्ट में था, 42 में अपना आप बदल डाला। वो ब्राह्मण था तो क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय ब्राह्मण हो गया। मैं आपको चैलेंज करते, अब ये बात अभी रिसर्च हो रहा है, काफ़ी नए लोग रिसर्च कर रहे हैं, बात आ भी रहा है, इवन ये बात विकिपीडिया में भी है। तो आप देखेंगे कि ये ब्रिटिश कास्ट सिस्टम जो आया, उसकी कंटिन्यूएशन में आज़ादी मिलने के बाद वही कास्ट सिस्टम भारत में चालू रहा। और इसी कास्ट सिस्टम के जो पेन जो है अम्बेडकर को हम देखते हैं, अम्बेडकर की जो हम देखते हैं, ये जगह जिन्ना को देखे, बाद जिन्ना जो बिल्कुल मुस्लिम लीग में थे नहीं, बाद में जिन्ना आए, क्योंकि कांग्रेस का पॉलिटिक्स जो था रिलीजियो ओरिएंटेड नेशनलिज्म था, हिंदू ओरिएंटेड नेशनलिज्म चलाता था। गीता एक हाथ में लो, बाद में आज़ादी की बात करो, ये चली इधर। तो ये इसमें अपर कास्टिज्म का डोमिनेशन बीच में था, इसमें बाकी का इसमें इतना ये पकड़ नहीं था। तो ये जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो હવે લગભગ હવે મને લાગે છે કે વાંધો નહીં આવે ને બારણું પણ ખોલી નાખી ના બારણું ના બનાય હા હવે थोड़ी बार ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। लेकिन ये क्या है कि मेरा स्क्रिप्टेड होता नहीं है, मेरा मन से मुझे कोई डिक्टेट करता है तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये कास्ट सेंसस को लेकर अभी भी एक लालू प्रसाद यादव वगैरह वर्सेस ये कांग्रेस का इंडिया वर्सेस ये करना है नहीं करना है, वो चल रहा है। लेकिन इसकी जो गहराई के बात अभी तक इसको पता नहीं है। कुछ किताबें आ रही है, रिसर्च किताबें आ रही है इसको लेकर, ताकि ये कास्ट का जो बात है, जो ब्रिटिश लोगों ने जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो कास्ट फैक्टर नहीं आना चाहिए था, अपर कास्टिज्म नहीं आना चाहिए था, हिंदू मुसलमानों की बात नहीं आना चाहिए था, सेकुलरिज्म की बात होनी चाहिए थी, नारी की मर्यादा की बात होनी चाहिए थी। ये खाली पॉलिटिकल पावर ही लेना है ब्रिटिश से, एक जो पावर में ब्रिटिश बैठा हुआ है इसको पावर में लेना है, ये बात मूल था। लेकिन बाकी जो सांस्कृतिक आंदोलन करना था वो नहीं हुआ। आपको पता होगा कि जब तक राणादेव थे, महादेव राणादेव, उन्होंने कांग्रेस में समाज सुधारक सम्मेलन करते थे। कांग्रेस का उस अधिवेशन के साथ साथ एक समाज सुधारक का सम्मेलन होता था, और उसी समाज सुधार में ये सब बातें होती थी, नारियों की बात होती थी, जात पात की बात होती, धर्म की बात होती थी, और धर्मांधता की बात भी होती थी। लेकिन पुणे में जब ये कांग्रेस का अधिवेशन था, तब तिलक ने बोले, मैं जब तक जिंदा हूँ समाज सुधारा का ये अधिवेशन नहीं होगा। तब से ये बंद हुआ, तब से हुआ नहीं। जो महादेव राणा ने शुरू किया था तब से नहीं हुआ।
तो बाद में कभी हुआ ही नहीं। अब कांग्रेस के अंदर में जो हुआ वहाँ मुंजे तक भी थे। मुंजे आपको याद होगा, मुंजे एक आदमी जो थे वो आरएसएस का आदमी कांग्रेस के अंदर में थे। और वो ना इटाली में कैसे फैसीवाद तो अभी हम खराब शब्द मानते हैं, मुझे मैंने फैसीवाद खराब शब्द नहीं माना जाता था, और इसको ये करते थे वो नेशनल सोशलिज्म कहा जाता था कि मुसोलिनी कैसे अमल करता है, इसको देखने के लिए गए थे और उसकी रिपोर्ट भी पेश किया था। आपको याद होगा जब ये काफ़ी 92 के बाद काफ़ी चर्चाएं हुई तो EPW में पूरा उनका रिपोर्ट पूरा के पूरा छपा हुआ था। तो ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस के अंदर में ये मुसोलिनी को समर्थन करने वाले भी लोग थे। तो ये मुंजे जो आपको नाम याद है, मुंजे जो थे, तो कांग्रेस के अंदर ये प्रकार का जर्मनी हो या इटाली का बात हो, ये बात तो बिल्कुल बहुत प्रशंसा होती थी। और लेकिन खाली पावर लेना है, किससे पावर लेना है? पावर हमको लेना है, ब्रिटिश से पावर लेना है, हमको पावर में बैठना, यही था एक प्रकार का। खाली एक पिटीशन देना और पिटीशन हमको करके आगे चलना, यही चलता रहा। इवन 1945 तक भी चलता रहा। कौन किस कमेटी में रहेगा, कौन कमेटी में किसको किसको क्या क्या पावर मिलेगा। तो आज़ादी मिलने से पहले तो ब्रिटिश का पोजीशन क्या होगा, इंडिया का कॉमनवेल्थ में रहेगा, इंडिया को कॉमनवेल्थ लेना पड़ेगा। इंडिया का यूरो तो बनी नहीं थी, कॉमनवेल्थ की बात चलती थी, तो कॉमनवेल्थ के रखने की बात हुई थी। ये सारे बात इंडिया स्वाधीन होने से पहले क्या क्या होगा, ये सारे बात चलती थी। तो आज़ादी की जब बात हम करते हैं, आज हमको जो आज़ादी की लड़ाई के समय में जो बात हुआ नहीं, आज आ रहा है। आज वही हमारे सामने कंटक, वो जो है ना, वो ये कंटक गले में कांटा जो अटक जाता है, ऐसे हो गया। वुमेन रिजर्वेशन भी हो, वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हो जाने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया तो भी और कितने पाकिस्तान बनेंगे, कमलेश्वर की किताब है, और कितने पाकिस्तान और कितने बनेंगे, तब तक पूरा ये नहीं हो, ये यहाँ तक चलता रहता है। तो ये सब जो चीज़ हुआ, तो ये आज भी जो अधूरा काम जो रहा आज़ादी लड़ाई में, राजा राम मोहन ने शुरू किया, शुरुआत किया स्त्रियों के लिए सवाल को शुरुआत किया, शिक्षा, सबको शिक्षा पढ़ना है, सब जात पात के लोग पढ़ेंगे, उसे शुरुआत की। और नारी का समस्या लिया, विद्यासागर ने लिया, नर्मद ने लिया, कृष्णनाथ मूर्ति ने लिया, ये सब ने लिया। आज ये भी एक इश्यू को लेकर नारी की पोजीशन जहाँ था, आज भले कपड़ा पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, लेकिन नारी असुरक्षित घर में भी है, बाहर में भी है। ये हमारे देश में है, हकीकत ही है। हम कितना चढ़ा पड़ेंगे, क्यों बात ना करें। और उनकी बातों में, प्रधानमंत्री की बातों में महिला कितना आठ गुना है, और महिला को आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कोई मंत्री बनेगा, कोई काउंसलर बनेगा, अगर मैं काउंसलर बनता हूँ तो मेरा पति काउंसलर बनता है ना, अगर मैं MLA बनता हूँ तो मेरा पति MLA बनता है। तो ये वुमेन रिजर्वेशन के बाद तो हम सपोर्ट भी होकर करते भी हैं, लेकिन दो असली तो MLA जो होता है, MP होता है, मंत्री होता है या सरपंच होता है, वो तो पतिदेवी होता है। स्त्री को जाके तो चाय बनाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, और गाँव में देख सकते हैं, लेकिन करते करते परिवर्तन होता है, ये भी हम जानते हैं। तो ये बिल्कुल ये प्रकार का जो असंपूर्ण काम जो है, अनफुलफिल्ड टास्क, अनफिनिश्ड टास्क आज़ादी लड़ाई में जो हुआ था, वो अनफुलफिल्ड टास्क जो है आज उसका हैंगओवर के हिसाब से आ जा रहा है। और वो देखिए हैंगओवर हिसाब का आने के बाद एक खालिस्तान मूवमेंट कब खत्म हो गया, मुझे लगता है खालिस्तान मूवमेंट यहाँ है नहीं, खत्म हो गया। अभी पंजाब में जो था वो खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी खालिस्तान का भूत हमको अभी भी डरा रहा है। उसके नाम पे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी चल रहा है। ये 1980 के बाद जो काफ़ी जो पंजाबी लोग जो चले गए, कनाडा चले गए, और कनाडा जाकर वहाँ बैठ गए, कम से कम कितने लोग हैं कि 8 लाख हैं, 14%। हाँ 14% ठीक है। और शायद वो इंडियन जितने लोग हैं उनका 2 कितने परसेंटेज में आते हैं लोग। सो टोटलिटी में इंडियन ओरिजिन का तो लोग तो कितना 2%, सिख लोग 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कनाडा। और उनकी वोट हमारा जो ये प्रधानमंत्री जो प्रधान ये कनाडा के हैं, थोड़ो जो है, क्या नाम, थोड़ो जो है, तो उनके लिए वो जरूरत होता है, या भंगड़ा भी कर लेते हैं और सलवार कमीज भी पहन लेते हैं और बच्चों को लेकर घूमते भी रहते हैं, तो आगे सबको मिलते भी रहते हैं। बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी जैसे लगते हैं, ऐसा कोई बड़ा वो फैशनेबल जैसा हमारा प्रधानमंत्री जैसा होता है ऐसा लगता नहीं, बहुत ऑर्डिनरी आदमी ऐसा लगते हैं। तो ये अभी, लेकिन इस बार G20 में मामला कुछ अलग हो गया। बाइडेन के पास जो कहते मामला तो खुल गया था कि वहाँ कनाडा में मारे गए हैं, रॉ का आदमी जाके वहाँ मारता है, और ये फिल्म में आ चुका है। ये सब चीज़ें रॉ वाले आदमी है, इंडियन एजेंट रॉ हो या कुछ भी हो,
ये आदमी जाके फिल्म में कितने हिंदी फिल्म बने हुए हैं, जाके इंडियन एजेंट जाके वहाँ नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो और भी कहीं हो, जाके मारते पीटते हैं, खून खराबा होता है, ये दिखाई जाता है। फिल्म तो सेंसर में पास हो गया था, लेकिन ये जब सही में घटना हुआ तो वो घटना जब कोई बाइडेन का पास भी बात गया, अभी तो सबसे बड़ा हमारा बादशाह शहनशाह तो बाइडेन ही है, बाइडेन क्या बोलते हैं, तो बाइडेन के साथ भी बात हुआ, कनाडा के सामने फरियाद भी किया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जाके इंग्लैंड और फ्रांस का जाके वहाँ भी उन्होंने फरियाद भी किया, यहाँ भी उन्होंने बात भी किया। लेकिन बात है कि अभी बात यहाँ उल्टा चल रहा है। देखिए मोदी कितने पावरफुल हैं, किसके घर में घुस के भी मारते हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी है तो हमारे यहाँ भी कोई अगर CIA भेजता है हमारे घर में घुस के भी मारेंगे तो आप क्या करोगे? आप आज अमेरिका हर जगह में घुस के ही मारता है, साउथ अमेरिका में हर जगह घुस के ही मारता, CIA एजेंट काम करते हैं, तो हम इसको सराहना करते हैं। अमेरिका सुनता भी नहीं है, केयर भी नहीं करता है, और उसी अमेरिकन के पास से हम गुहारी करेंगे और वो भी। और ये कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर जो है, जो ये खालिस्तान को प्रोत्साहन दे रहा है, सिखों के पर दे रहा है, क्योंकि चीप लेबर उसको मिल रहा है तो वो देगा ही। और कनाडा के अभी सेकंड होम हो गया, सिखों का सेकंड होम कनाडा हो चुका है। और अभी इसके साथ साथ अभी गुजरातियों भी अभी कनाडा जाने के लिए, जो अमेरिका जा नहीं सकते हैं, तो अभी कनाडा भी उनको जाने के लिए किसी भी तरह आना जाना करना है, भले मर भी जाए तो कनाडा जाने की कोशिश भी हो रही है। तो अभी धब्बा लगा, कनाडा अभी नहीं जा सकते, अभी कनाडा वीसा आपका बंद है। 3 लाख से स्टूडेंट ज़्यादा वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अभी क्या होगा? अभी कनाडा इंडियन के लिए सेफ नहीं है। अभी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई इंटरनल सिचुएशंस में। G20 में जो निकल के आया, जो चूहा निकल के आया, वो है वो बना खालिस्तानी वाले चूहा निकल के आया। और ये इसको एक प्रकार का नेशनलिज्म का ये रूप दिया जा रहा है रॉ का माध्यम से, कि सी हाउ अंडर मोदी जाके वहाँ घुस के मारा गया। जैसे यहाँ प्रचार भी हो रहा है, पेपर भी इस तरह से भी बोल रहे हैं, और हमारे कुछ चैनल भी हैं जो सोशल मीडिया में चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बात करते हैं। मैं खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट मैं नहीं करता, कोई नहीं, लेकिन वो कोई नहीं करता। लेकिन बात ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी के जो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो है, किसी की देश की इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफेयर कर सकते हैं, बात उसी के ऊपर है। अमेरिका अगर यहाँ अगर करेगा, आप सपोर्ट करोगे? आप गेलब्रेथ की बात है, जब गेलब्रेथ यहाँ एम्बेसडर थे उस टाइम पे इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ। उस टाइम पे एक किताब लिखा है नेविल मैक्सवेल ने, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट करके लिखा है किताब। ऑन आर्म विक्ट्री बर्टन रसल की किताब भी है। मैकमोहन लाइन कभी भी डिसीजन नहीं हुआ। तो उसी टाइम पे आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री ने एक प्रकार का एक्सपोज किया था, क्या कि गंगोत्री में एक न्यूक्लियर रिएक्टर रोपा गया था। क्या रोपा गया था? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर गंगोत्री में आपको वहाँ प्लांटिंग किया गया था, वो कहाँ है पता भी नहीं है, कितना न्यूक्लियर की एनर्जी उसमें गया होगा, उसका क्या मकसद क्या था। और चाइना का साथ में अमेरिका का जो कंटेनमेंट जो एनिमोसिटी जो था, इंडिया वाज सो माने क्लोज टू अमेरिका एज वेल एज रशिया, ये सब था। ये बात को हम जानते हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो PL 480 आता है, जो गेहूँ आता है, बाद में पढ़ाई की बात आती है, जो एड्स आता है, उसके साथ साथ कितने स्पाई भी आते हैं, ये सब जो चीज़ होता है, तो ये कितने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को परिवर्तन करने के लिए भी कितनी कोशिश करते रहते हैं। कल इतना नहीं है, कितना कौन सा मेडिसिन खिलाना है, कौन सा पढ़ाई पढ़ाना है, कौन सा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना है, शेक्सपियर पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, वो स्पेन पढ़ाना है या और कुछ पढ़ाना है, तो कौन सी कोर्स को दाखिल करना है, ये बात भी वो PL 480 में आया था, मालूम होगा। मेरे PL 480 के साथ में अमेरिकन सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, नॉट सोशल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ाने की बात होगी, और उसमें कुछ सोशल साइंस की बातें पढ़ाई नहीं जाएगी। तो खाली पैसा नहीं आता है, पैसे के साथ साथ एक पॉलिसी भी आता है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर आपको दिखने को मिलेगा कि सारे पॉलिसी के अंदर में कैसे अमेरिकन के जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की बात जो है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की जो स्पिरिट जो है, वो स्पिरिट आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में सोशल साइंस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये खाली एड नहीं है, कनाडा भी जो करता है वो एड भी नहीं है। कनाडा के साथ क्या है, अभी जो ये जो इंडियन ओशंस में जो काम करना है, एक कुछ करके जो है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब का जो नेवल एक्सरसाइज, उसमें इंडिया भी है। इंडिया को नेटो में जाना है, कहाँ जाना है, इसको नेटो में जाने की इच्छा हो रही है अभी इंडिया को। इतना मिलिट्री पावर के हिसाब से G20 में आने के बाद उसका इतना इच्छा बढ़ गया है कि दुनिया को जो नेटो कंट्री जो है, और नेटो सबको बुला भी रहा, आप आ जाइए,
लेकिन नेटो में जाना है नहीं जाना है, इमीडिएट जो दोस्त जो है रशिया उसको एलियन करना है नहीं करना है, अभी चिंता कारण अभी हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा पीछे आगे पीछे हो रहा है, लेकिन नाटो में जाने के लिए पूरा तैयारी भी है। तो एक मिलिट्री पावर बनने के लिए कोशिश होती है। ये एम्बिशन जो है, क्या आपका एम्बिशन है, ये मेरी एम्बिशन है ना, रूलिंग पावर पार्टीज का, रूलिंग पावर का, जो लोग पावर में है कॉर्पोरेट सेक्टर का, उनकी एम्बिशन है। उनको कहीं भी वार होता है तो वार में उनको कैंटीन के भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो धंधा मिल जाता है, कपड़ा सप्लाई के होता है तो उनको धंधा मिल जाता है। इराक में वार हुआ तो कैंटीन की कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और भी कहीं वार हो गया तो शक्तिमान ट्रक, वियतनाम में वार होता था ट्रक भेजा जाता था और ट्रैक्टर भेजा जाता था, छोटे छोटे पिस्टल भेजे जाते थे, तो ये धंधा मिल जाता है। तो इंडियन जो इंटरनेशनल लेवल में जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की जो बात होती है, जो मिलिटराइज्ड इकोनॉमी जो हो रहा है, इसके भी इंडिया भी पार्ट एंड पार्सल हो रहा है। तो ये मैं कहने जो चाहता हूँ कि आज हम जो बैठे हुए हैं, आज़ादी लड़ाई से लेकर आज तक जो बात हुई है, हमारा सपना क्या था, और सपने के साथ जो सपना तो पूरा हुआ नहीं, अधूरा सपना रहा। अधूरा सपना को टुकड़ा टुकड़ा करके अभी इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स में डाला जा रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स में डाला जा रहा है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हुए हमको ऐसे किया जा रहा है ताकि हम इसमें भी हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा जनरेशन जो है, हमारा जो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है। जितना दिन जाता है स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं जाता है, दे आर नॉट एबल टू, उनको पढ़ाया नहीं जाता है, स्कूलें बंद, कॉलेजें बंद, मास्टर आते भी हैं तो नहीं आते, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में दिया जाता है, सारे क्लरिकल काम इनको फंसा दिया जाता है। पूरा कॉलेज में एक टीचर होता है, बाकी का भर्ती नहीं होता है, और उसके बारे में कोई बात नहीं है। अभी मैं रेलवे ट्रेन में ट्रैवलिंग करता हूँ, स्टाफ नहीं उसके अंदर में, आउटसोर्सिंग आपको मिलेगा नहीं, लैट्रिन तक भी साफ नहीं होता है। तो ऐसे ही बात में एम्प्लॉयमेंट, सबसे पैसा की बचत कहाँ होती है, नौकरी नहीं देना है। और सारा देश में एक बेकारी बाहिनी खड़ा हो गया है, और बेकारी बाहिनी जितने खड़ा होता है वही के वही बहानी वो टेररिस्ट बनता है, बजरंग दल में जाता है, विश्व हिंदू परिषद में जाता है, और किसी धार्मिक संगठन में जाता है, उससे 500, 700, 1000, 2000 रुपये का उसको पगार पैसा मिल जाता है, उसको मोबाइल परचेज कर लेता है, ज़्यादा पैसा हो तो मोटरसाइकिल परचेज कर लेता है। फिर आप बोलेंगे तुम उसे खून करके आ जाओ तो 1 लाख दूंगा मैं। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसकी तो इलेक्शन के मुद्दा बनने वाला है। ये कोई बोलता है खाली, अभी जो हमारा बोल रहे हैं इवन इंडिया वाले जो ग्रुप हैं ओबीसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मंडल के टाइम में ओबीसी में हमको जाने की कोशिश हुई, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज। अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं हमको ओबीसी में जाना है, ओबीसी पॉलिटिक्स करना है। तो आप पढ़ते ओबीसी पॉलिटिक्स कीजिए, शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स कीजिए, शेड्यूल ट्राइब पॉलिटिक्स कीजिए, देश के नाम लीजिए, देश को टुकड़ा टुकड़ा करते रहिए, और भी कितने पाकिस्तान भी कर दीजिए, कितने कितने नदिस्तान में बना दीजिए। यही चल रहा है। और इसके आधार पर लोगों की जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो है, वो आज गांधीनगर में वो टीचर बैठे हुए हैं कि वो डिमांड करके बैठे हुए हैं, कुछ मनरेगा वर्कर बैठे हुए हैं, आशा वर्कर बैठे, 2000 पगार मिल जाए उनको, मान लीजिए 2000 का पगार, उनको 2000 रुपीज। सारा देश में आशा वर्कर की स्थिति देखिए आप। तो आज मजदूरों की हालत कैसी है, कहाँ से सारे ट्रेन जो है, जो बिहार से, उड़ीसा से, यूपी से ट्रेन भर भर के बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद आता है, कुली का ट्रेन है, मजदूर का ट्रेन है। और बाकी लोग के लिए जो ट्रेन में स्लीपर क्लास था, जनरल कोच था, वो कोच को कम कर दिया गया, 2 जनरल कोच भी नहीं है। और जो स्लीपर क्लास का 12-13 स्लीपर क्लास था उसको बनकर 5 स्लीपर क्लास हो गया, और 10-11 एसी कंपार्टमेंट कर दिया गया। और अभी जो मजदूर लोग को उनको मैंने ये बिल्कुल ये लोग को ये कंपल्सरली उनको 3 टायर एसी में जाना पड़ता है या 2 टायर एसी में जाना पड़ता है, क्योंकि आना पड़ता है उनको। तो ये परिस्थिति है। जो कुली ट्रेन जो थी पूरी हावड़ा, पूरी अहमदाबाद या पटना वाले बात या मुजफ्फरपुर बात, ये वाले और बनारस, इलाहाबाद, ये सारे के सारे ट्रेन मद्रास जाते, कलकत्ता से मद्रास आप जाएंगे, जो करमंडल एक्सप्रेस हुआ था, ये सारे के सारे मजदूर थे सब। तो ये जो हो रहा है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मैं शिक्षित की बात नहीं करता हूँ, अशिक्षित लोग जो काम करते हैं, कंडला में काम करते हैं और भी कहीं सूरत में काम करते हैं, उनकी बात मैं करता हूँ। उनकी बात कौन करेगा, उनकी बात कौन करेगा इलेक्शंस में? मोदी जी करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देश की किसमें G20 में बहुत बढ़ावा तो आ गया। नाउ मुर्मू जी को, मुर्मू बहन हमारे जो ये हैं प्रेसिडेंट हैं, उनको मिलाने के लिए पकड़ के मोदी जी ले मिले हमारा प्रधानमंत्री मिली, ये हमारा वुमेन हमारा राष्ट्रपति है। तो ऐसे कूद के कर रहे थे। G20 का एक प्रकार का अपना भव्य एक ऐसे एक इमेज बिल्डअप हुआ। कैसे इमेज
जो सवाल भी नहीं किया कि बाइडेन जो एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दुनिया को डरा हरा के रखते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ नहीं कर पाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंडिया में नहीं, वो जाके हनोई में वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। क्या बाइडेन डरते हैं मोदी से? मुझे भी लगता है बाइडेन डर गए, तो मोदी से डरते हैं लोग। तो सारे उनको लगा कि जैसे मोदी जो स्नेक चार्मर जैसे हैं, सबको हाथ में रखा है। क्या इसको क्या है? मार्केट, इंडिया मार्केट देने वाला है, इंडिया सबको मार्केट देने वाला है। क्रिकेट के मैच होगा इधर, वहाँ आईपीएल भी हो रहा है और वर्ल्ड कप भी होगा। अभी स्टेडियम भी बन रहा है, एक स्टेडियम टूटेगा भी और स्टेडियम बन भी रहा है। तो ये सब बंदा, पाकिस्तान का मैच भी इधर होगा और कम्युनलिज्म भी बढ़ेगा। इंडिया ने कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच में कोई फ्रेंडशिप बढ़ेगा, वो बात भी नहीं है। तो ये सब चल रहा है, नोटों की बात ये चल रही है। खेल कूद में हमको कोई चिंता नहीं है, खेल कूद तो स्पिरिट के साथ आना चाहिए वो। तो ये G20 के जो छवि बनी हुई है, G20 का अभी भी छवि अभी और भी आगे चल रहा है G20 को लेकर। तो जो G20 के बाद मोदी के जो इमेज जो इन्हांस हुआ और इलेक्शन करने की बात चली, स्पेशल सेशन की जो बात हुई, लेकिन स्पेशल सेशन की बात में इलेक्शन को, आयन को बदलने की कोशिश भी किया गया, इलेक्शन कमीशन का, कमिश्नर का, और एक ब्यूरोक्रेट का स्टेटस, कैबिनेट सेक्रेटरी के स्टेटस दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के रोल को डिनाई किया जाएगा, ये बात हुई। लेकिन कुछ भी हो, किसी भी तरह हो, राइटली और रॉन्गली, एक उसको लेकर विरोध हुआ सारा देश में, वो बिल आ नहीं पाया। विंटर सेशन में आएगा कि नहीं आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये बिल जो लाने का था उनको, इलेक्शन कमीशन को अपने हाथों में रखने की जो बात थी, वो नहीं, अभी तो नहीं हो पाया। विंटर सेशन में होगा कि नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बात चल रही है। तो ये करंट सिचुएशंस में हमारे पास में ये सारे चीज़ आ रही है, ये सारे बात है कि आज़ादी की लड़ाई में जो समाज सुधार का आंदोलन की जो थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी, आगे चला नहीं, कुछ चला, कुछ हम लोग मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम हम कर पा रहे हैं। और पॉलिटिकली जो हुआ, ये पॉलिटिकली भारत पाकिस्तान हो गया, बाद में जात पात का भी हो गया, फिर बाद में जात पात हो जाने के बाद भी जात पात का प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, इतनी भी अनटचेबिलिटी बढ़ रहा है, गांव-गांव में असहिष्णुता, हेट्रेड जो है वो बढ़ते जा रहा है, नारी की सुरक्षा की कोई बातें नहीं है। ऐसी स्थिति में एक सैंड जो कहते हैं, चोरा वाली जो कहते हैं इसको, जो एक प्रकार का जो स्लीपिंग स्टैंड जो होता है नदी में होता है ना, खड़े होंगे तो अपने अंदर चले जाएंगे, ऐसे समाज में हम खड़े हुए हैं। बाकी बाहर गाड़ी मोटर चलती है, कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं। तो आज ये जो आज की स्थिति में जो मैं थोड़ा बहुत भी बोलने की कोशिश की है, तो लगता है आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। एक मिनट मैं हमारे बाकी सजीव खाई की जो सर लाओ हम तो बता। तो इसलिए ये जो करंट सिचुएशन का जो बात होती है, तो करंट सिचुएशन कोई एकदम कट ऑफ नहीं है, कंटिन्यूटी में है। आज़ादी लड़ाई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के साथ में कंटिन्यूटी में है, और कंटिन्यूटी में पूरा नहीं होने के बाद अभी जो धारा चल रहा है वो बिल्कुल रिएक्शनरी धारा है, दक्षिणपंथी धाराएं हैं। नारी की सम्मान नहीं होगा, कास्ट की सम्मान नहीं होगा, कास्ट जो कम्युनल राइट्स वगैरह जो है वो कम नहीं होगा। अभी भी दिल्ली में मिला, कोई प्रसाद चुरा लिया तो उसको मार दिया। अभी भी दिल्ली की खबर आई हुई है, आपको पता चलेगा। अभी खाया तो उसका तो बस जो चुराया बोलते चुरा लिया बोल रहे हैं, खाया तो उसको मार दिया गया। दिल्ली में घटना, दिल्ली की वही घटना हो रही है। तो इतने इंटॉलरेंस बढ़ते जा रहा है, इतने इंटॉलरेंस बढ़ते जा रहा है, और हम कुछ इंडिफरेंट होते जा रहे हैं। उसी का आधार पर जो करंट सिचुएशन का मतलब जो है, खाली ये जो G20 है या कनाडा की बात है, इलेक्शन कमीशन की बात है, वो नहीं है। लेकिन छोटी छोटी जो बातें जो हमारे जीवन में जो हमको लड़ता है, जो भाईचारा की बात होनी चाहिए, ब्रदरहुड की बात होनी चाहिए, बहनों के प्रति सम्मान की बात होनी चाहिए, हम उसके लिए मर मिटने तैयार हो जाने की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ाई की जो बात है, ये सब डिमांड क्या छुप गया है। खाली मोदी हट जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ब्रिटिश चला जाएगा तो सारा भारत का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी बात थी, अभी भी ऐसी बात है। अगर मोदी हट जाएगा क्या वो पूरा खत्म हो जाएगा? थोड़ा टाइम के लिए हमको राहत मिलेगा, वो बात सही है। लेकिन जो अगर मूल समस्याएं जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो है, नारी की जो सम्मान की बात है, दलितों की जो बात है, हिंदू मुसलमान की जो बात है, ये ऐसे की ऐसे रहेगा। इसीलिए आज के इस दिन में जो हमको चर्चा जो हम कर रहे हैं, वो दुख के साथ चर्चा करना पड़ता है।
खाली अपने बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए नहीं, कितना हम जानते हैं, कितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ऐसा नहीं। इसीलिए कंसर्न सिटीजन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ताकि हम इनके सामने कोई भी वो इंडिया वाले आए या एनडीए वाले भी आए, एनडीए तो नहीं रहा, बीजेपी वाले भी आए, तो उनको होना चाहिए कि हम जो सारे सिटीजन जो हैं हम जागृत हैं और हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपको पकड़ के रहेंगे। बस इतना कह के मैं अपनी बातों खत्म करता हूँ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती।